हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हमने बहुत से चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, जैसे गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने चैप्टर तैयार कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर सोल्यूशन। सोल्यूशन बेटा क्वेश्चन जो आते हैं उसमें देखिए कंसंट्रेशन टर्म पर क्वेश्चन आते हैं कभी कदार। वो आपको आता है जैसे मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन और जो आपका पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन, ये सब हम आपको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आपने कई बार पढ़ रखा है, इंटर से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज आपको अच्छे से तैयार है, इसलिए वो पार्ट में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सोल्यूशन चैप्टर से वो पूछे जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़नी है। इसमें हमने और भी डिस्कस करना आगे एडवांस में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर। और यदि आपका जो सॉलिड पार्टिकल है वह आयनाइज होता है या एसोसिएट होता है, यानी उसमें या तो आयनाइजेशन हो या फिर क्या हो एसोसिएशन हो, दोनों ही केस में जो आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएगा, वैरी हो जाएगा। यदि आयनाइजेशन होगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ेंगे, एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल घटेंगे। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। टोटल 4 लेक्चर्स में चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा। 4 ये लेक्चर्स, 4 के 4 लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत कंप्रेस वे में, और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत थॉरली हमने ऐसा डिस्कस किया है। आपको चारों लेक्चर देखने हैं, जो भी आपके पास प्रैक्टिस की बुक है उससे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कंसंट्रेशन में आपको फिर बता दूं, नहीं बता रहा हूं क्योंकि मोलैरिटी ये सब चीज़ें आपको पता है अच्छे से, ये आप कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी से, जिसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तो वहां डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? सॉल्युबिलिटी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that can be dissolved in a specified amount of solute। यानी जो मैक्सिमम अमाउंट है वह एक डिफरेंट अमाउंट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी कितना अधिक से अधिक आपका सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट, फिक्स सॉल्वेंट के अमाउंट में डिसॉल्व हो सकता है, वह उस सॉल्वेंट की उस सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ओके, आगे बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। इस पर डिपेंड करती है बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। सॉल्यूट का क्या नेचर है, पोलर है, नॉन पोलर है, वगैरह वगैरह। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगी कि आपको पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्वेंट ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि डिसोल्यूशन जो होता है वह एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ज्यादातर केसेस में, कुछ केस में एक्सोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और प्रेशर, तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। कौन सा होता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं जो सॉल्युबिलिटी, 2 तरह की है, स्पेशली गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस में बेटा होती है हम लोग जो सिलेबस में है वो क्या है, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, उसकी बात करते हैं। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा हमारा एक और है वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। थोड़ा क्या है, जनरली अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर सिमिलर इन टू। क्या कहना चाह रहा है कि यानी सॉल्यूट, किसी सॉल्वेंट डिसॉल्व होते हैं उसमें ये सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि दोनों के बीच में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसका टाइप, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका टाइप सेम हो। अदरवाइज में कहा जाए तो एक कॉमन टर्म है, यूज किया जाता है, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, जैसा जो होता है उसी में घुलता है। यानी पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट जो है उसमें डिसॉल्व कौन होगा, उसमें होगा आपका पोलर कंपाउंड्स, जैसे आपका आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट और कोवैलेंट कंपाउंड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बट देखिए थोड़ा सॉल्वेंट सभी में होगा, इसमें ये सॉल्वेंट का को सॉल्वेंटी नहीं मानता, मतलब अच्छी क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है उसी सॉल्वेंटी मानते हैं, और थोड़ा तो घुल ही जाएगा। यदि आप घुलना चाहेंगे तो 2-4% सॉल्वेंटी को, घुलने को हम सॉल्वेंटी नहीं मानते।
क्यों ऐसा होता है? ये सेम टाइप का अट्रैक्शन मतलब मेटाबॉलिक फोर्स होगा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में और सॉलिड के मॉलिक्यूल के आपस में, तभी आपका डिसॉल्व होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट में। वही बात कर रहा है वो कि जनरली अ सॉल्यूट dissolve in a solvent if the intermolecular force are similar into, यानी दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो, सेम टाइप का हो, तो सॉल्वेबिलिटी ज्यादा होती है, डिसॉल्व होगा। वही आगे बोला गया लाइक डिसॉल्व इन लाइक, जो जैसा होता है वो उसी में डिसॉल्व होता है। इसका सिंपल सा फंडा देखिए, जो जिस नेचर का होता है, क्लास में देखिए कोई नया बच्चा एंट्री करता है, आपको इससे पहले बता चुका, एग्जाम्पल बहुत कॉमन है। वो फर्स्ट जो होता है किसी भी रो में बैठे, लेकिन आफ्टर 3-4 क्लासेस वो जिस नेचर का होगा वो अपने आप उस ग्रुप में शामिल हो जाएगा। तो उसका मतलब वही, जो जैसा होता है उसी में क्या हो जाएगा, घुल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, वही बता रहा है, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म जो आपको पता होना चाहिए, पता भी है लेकिन जैसा रिवाइज कर लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ये टर्म है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है बेटा, इंटरव्यू में आप जाते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इन विच नो मोर, ध्यान रखिए बेटा, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन इन विच नो more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution। यानी saturated solution में उस टेम्परेचर और प्रेशर पर अब उससे अधिक सॉलिड घोल नहीं सकती। कैसा समय है बेटा? टेम्परेचर प्रेशर में क्या कांस्टेंट, उसको वैरी नहीं कर रहे हैं। जब आप सॉलिड घोल रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा जब उसमें घुलना बंद हो जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स होगा, तो उससे क्या होता है, उससे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। अब इसमें इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगला क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के पहले जो सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें और सॉल्यूट घुलने की संभावना होती है, और सॉल्यूट घुल सकता है। वही कह रहा है सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर, यानी उसी टेम्परेचर पर उसमें और सॉल्यूट हम घोल सकते हैं, उस सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। टर्म बेटा आपको पता है, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं मैं, क्योंकि यदि आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इसे टर्म पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, वो चेक करते हैं आपको चीजें पता है या नहीं पता है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता है, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर मोर सॉल्यूट में डिसॉल्व कर सकते हैं। अगला क्या होगा? नेक्स्ट वन देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन amount of solvent and concentration of solute in such a solution is called solubility। क्या कहलाता है? solubility। क्योंकि बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अब उससे अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं सकता, तो उसका जो अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा? उस सॉल्यूट का उस सॉल्वेंट में पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, क्योंकि उससे अधिक वो घुल नहीं सकता, तो क्या कहलाती है? उससे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्युबिलिटी। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट हमें पता है, जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, घुलना का प्रोसेस होता है, वह एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर वो क्या होता है? प्रोसेस इंक्रीज करेगी, क्योंकि डेल्टा एच उसका होता है ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या डिसोल्यूशन प्रोसेस इनहांस होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। बता रहा चलिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्यों? तो डिसोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर हम लोग उसमें आगे डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लीजिए, इधर बेटा कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए, कॉपी कर लीजिएगा। हो गया? ये चीजें आपको जो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए चीजें बहुत आसान है, लेकिन आपको यदि इसमें थोड़ा इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब चीजें बता रहे हैं, ताकि आपको ध्यान रहे और कोई भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल आए चाहे न्यूमेरिकल्स आए, वो आप आसानी से कर सकें और नंबर स्कोर कर सकें। क्या होगा कि टेम्परेचर देखिए बेटा, हम लोग देखते हैं if resolution is
if dissolution is exothermic, यहाँ ने कहा इंडोथर्मिक, if dissolution is exothermic यानी डेल्टा एच जो आपका है वह क्या हो, वह लेस देन 0 हो, तो क्या होगा, देन solubility decreases on increasing temperature। यदि आपका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है बेटा वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी जब आप डिसोल्यूशन करते हैं तो हीट इवॉल्व होती है। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप चूने को खोला जाता है तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो, तो उसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर वहाँ पे घटेगी, क्या होगी, घटेगी। बुझा हुआ चूना होता है बेटा, उसको जब हम लोग चूने का, अब तो चूने की बताई नहीं होती है, लेकिन पहले चूने की जो बताई हुआ करती थी, तो उसमें क्या है, चूना जब भिगोते हैं उसे कंटेनर में, ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोहे का पुराना कंटेनर्स, तो उसमें जब खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, बुलबुले उठते रहते हैं, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसमें क्या है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, अदरवाइज जल्दी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक, तो वहाँ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो क्या होगा, pressure does not have any significant effect on solubility of solids in liquid। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड को लिक्विड में बोलते हैं, तो उस सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई बहुत खास इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में जो होती है उसमें प्रेशर का इफेक्ट होता है, लेकिन सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, सॉलिड को यदि लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो उस सॉल्युबिलिटी में प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता है। उसमें इफेक्ट किसका होता है, उसमें इफेक्ट टेम्परेचर का होता है। ज़्यादातर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस वो होती है एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज होता है, और ये कुछ प्रोसेस ऐसी है जिसमें एक्सोथर्मिक होता है तो वहां पर डिक्रीज होता है, लेकिन प्रेशर का बहुत खास इफेक्ट नहीं होता है। अब अगला हम सॉल्युबिलिटी से करते हैं, वो है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। पहले हमने डिस्कस कर लिया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले वाले पर डिपेंड करेगी। ये आपका दूसरा क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस को लिक्विड डिसॉल्व करने की बात करता है तो बहुत वेल नोन आपने पता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें श्वास मतलब कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, और वाटर में ऑक्सीजन घुली होती है, वाटर में ऑक्सीजन घुली होती है, तो इसलिए बड़ा क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन घुली होती है, उसकी एक कांस्टेंट मात्रा है जो वैरी करती रहती है, तभी आपका टेम्परेचर, जब आपका यदि आप उस पर वेरिएशन की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घटता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज करता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में आप देखेंगे तालाबों वगैरह में जो होते हैं वहाँ पर उसके अलावा बाकी यदि उसमें सीवेज पोल्यूशन वगैरह हो जाता है तो और ऑक्सीजन घट जाती है उसमें, तो क्या होता है, फिर मछलियाँ मरने लगती हैं। और मछलियाँ मरने का अकेला तो वही रीज़न नहीं है, और भी रीज़न है, पॉइजनिंग रीज़न है, और बाकी केमिकल्स जो रिलीज होते हैं समुद्र वगैरह में। लेकिन जो सॉल्युबिलिटी के हम पैरामीटर की बात करें तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है सॉल्युबिलिटी पर वो होता है ज़्यादातर इनवर्स। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैसेस के लिक्विड में डिक्रीज करती है, और टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी गैसेस के लिक्विड में इंक्रीज करती है। दूसरा फैक्टर आता है प्रेशर। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इन गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीज करता है। तो इसीलिए आप देखिए जितने भी आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं उनमें जैसे ही आप कॉर्क खोलते हैं तो क्या होता है, झाग निकलता है, क्योंकि उनमें जो गैस हाईली प्रेशर से डिजॉल्व की जाती है तो क्या होता है, वो स्केप करती है, तो झाग तो उसी से बनता है। भाई थम्स अप की बोतल लाइए और यदि आप उसे गैस मतलब ढक्कन ओपन से पहले बटन सेक कर दीजिए और आपने कैप ओपन किया तो सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है। क्यों बाहर आती है, क्योंकि आपने शेक करके उसको और एनर्जी दिया। क्या दिया, एनर्जी दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या तो बहुत तेज़ी से बाहर आते हैं। तो क्योंकि वो प्रेशर हाईली प्रेशर से उनको डिजॉल्व किया जाता है, इसलिए उनमें झाग उत्पन्न होता है। और यदि आप कैप खोलते हैं तो क्या होते हैं, सारे बाहर आ जाते हैं। तो इसी हम लोग बात करेंगे। तो आप देखिएगा मोस्ट ऑफ गैसेस, यानी इसको क्या तो क्या मेनली
gases dissolve in water जैसे ऑक्सीजन dissolve only to small extent। अब इसमें देखिए खास बात, ऑन द अदर हैंड HCl गैस यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन गैस, वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस? क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? बॉन्ड फॉर्म करती है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, तो वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर होता है, तो दोनों पोलर है, तो उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जिससे HCl की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो वह वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है एज कम्पेयर टू HCl। क्यों बेटा? HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन अगला पॉइंट लिखिए, generally on increasing pressure solubility of gas in liquid increases। क्या होता है? जनरली जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होता है? डिक्रीज होती है। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉरी, जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज होती है। तो गैस इन लिक्विड इंक्रीज होती है। मैंने कॉपी कर लिया, सर कॉपी हो गया। अब हम बात करते हैं और फैक्टर्स की, इसमें क्या क्या नियम लगते हैं सॉल्युबिलिटी में, उन सब की हम बात करते हैं। और अगला बात करें टेम्परेचर का। ऑन इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा बेटा? solubility of gas in liquid decreases। तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती है, जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी, ज्यादातर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज होती है, घटती है। उसी बात कर रहे हैं। और इसके लिए सॉल्युबिलिटी के लिए दिया गया एक रूल, एक लॉ दिया गया, हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए दिया गया। क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। क्या कह रहा है? At constant temperature, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। प्रेशर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, क्योंकि जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होती जाएगी। उसी कह रहा है
और इसका दूसरा फॉर्म भी है, आगे आगे दूसरा फॉर्म से मॉडिफाइड किया गया, वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in the solution, mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. क्या कह रहा है, तो कहना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, यानी कितना मोल फ्रैक्शन गैस का सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के सरफेस पे, सॉल्यूशन के ऊपर जितना पार्शियल प्रेशर गैस लगाएगी वह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन की। तो ये कह रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन is proportional to the partial pressure of gas over the solution, यानी इसका मतलब P proportional to, बड़ा इसको काई बोलते हैं या x लिखते हैं, क्या बोलते हैं, काई कहते हैं, x की तरह लिखते हैं इसको, थोड़ा ये हटेगा तो यानी P इक्वल टू हो जाएगा KH, ठीक, यहाँ पे KH क्या है, KH है बेटा आपका हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, लॉ कांस्टेंट। इसमें खास बात क्या है, विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस के नेचर पर डिपेंड करता है हेनरी लॉ कांस्टेंट, किस पर डिपेंड करता है, गैस के नेचर पर। और थोड़ा ध्यान ध्यान से, जितना आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू यदि कम होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो और इसमें x क्या है, x आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, और P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ओके, कॉपी कर लिया इसको, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग। जरा कॉपी हो गया आपका, जरा कॉपी हो गया इस सेट का। तो यानी हेनरी लॉ से आपको ये चीज क्लियर हो गई कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। जितना उसके ऊपर पार्शियल प्रेशर गैस का पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन के ऊपर, उतना ही उसी प्रोपोर्शन में गैस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी, यानी उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन में डिसॉल्व होगी गैस सॉल्यूशन में। यहाँ पे KH क्या है, KH आपका है हेनरी लॉ कांस्टेंट। हम बात करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम बात करते हैं वेरिएशन क्या क्या होगा बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर of a pure liquid, vapor pressure of pure liquid is constant। ये आपको पता है बेटा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वो लिक्विड यदि प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो क्या होगा, वह फिक्स होगा। अब दूसरा आपको पता है बेटा वेपर प्रेशर को यदि Vp लिखे चल जाएगा, वेपर प्रेशर को Vp mainly depends upon, Vp मतलब वेपर प्रेशर, mainly depends upon nature of
तो डिपेंड करता है बेटा, याद है आपको नेचर ऑफ लिक्विड पे और टेम्परेचर पे हमने बात किया था ना उसमें, लिक्विड एंड टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है। लिक्विड का वेपर किस बात डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर यानी उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। और दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और जितना ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना अधिक वेपर्स होंगे ऊपर और उतना प्रेशर लगाएंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। आगे बात करते हैं, अगला क्या है, ये चीज आपको पता है। आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कुछ इसकी। एक जो आपका रिलेशन की जरूरत पड़ती है बेटा, दो अलग अलग टेम्परेचर के वेपर प्रेशर के लिए रिलेशन पूछ सकता है आपसे। तो लॉग P2 बाई P1, बेटा ये P2 मतलब सेकेंड टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, P1 मतलब फर्स्ट टेम्परेचर पर। तो लॉग P2 बाई P1 इक्वल टू क्या होता है, वो इक्वल टू होता है डेल्टा एच वी पी बाई 2.303 आर। बेटा यही सुना है इक्वेशन, ये आपने देख रखा है, T2 माइनस T1 बाई T1 T2। ये इक्वेशन आपने कहीं देखा है, कहाँ देखा है, ये हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा, इसको वहाँ बात हुई थी। ये क्या बेटा, ये आपका है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। क्या है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। यहाँ पे बेटा क्या है, हेयर P1 एंड P2 क्या बेटा, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। टेम्परेचर T1 और T2 पर क्या है, यह वेपर प्रेशर है। डेल्टा HVP क्या है, डेल्टा HVP बेटा हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, आर आपको पता ही क्या है, आर क्या है, आर आपका गैस कांस्टेंट है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। तो आपको यदि टेम्परेचर दे, दूसरे बार पूछे टेम्परेचर बता रखा हो, तो आप आसानी से इस इक्वेशन के जरिए उसका वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, उसका प्रेशर निकाल सकते हैं। तो बात करें वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन बड़ा इधर कॉपी हो गया, कर लिया। ये रिलेशंस आपको याद रखने पड़ता है, रिलेशंस का जरूरत पड़ेगा आपको, क्योंकि रिलेशंस पे क्वेश्चन आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये चीजें पढ़नी है और ध्यान रखना है, पढ़नी और क्या करना है, इसे ध्यान भी रखना है। ये क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो आपको इसके रिलेशंस याद रखने हैं। तो हम बात करते हैं बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इस पर थोड़ा क्वेश्चन खूब बनता है। एक बार आपको चीजें समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं तो अलग अलग लिक्विड को मिला रहे हैं, मतलब सीधी बात है, सॉल्यूशन फॉर्म होगा उन्हीं लिक्विड की बात करेंगे। सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो उस जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, रिजल्टेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, कम होगा, क्या क्या फैक्टर लगेंगे या क्या लॉ उस पर लागू होगा, उसकी बात हम करने चल रहे हैं। देखिए इसमें बता रहा बेटा आपको बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल, मतलब वेपर में कन्वर्ट होगा, वोलेटाइल लिक्विड A एंड B। मतलब दो वोलेटाइल लिक्विड है, यानी वेपर में कन्वर्ट होते हैं, नॉन वोलेटाइल नहीं है, वोलेटाइल लिक्विड है A और B है, उनको डिसॉल्व करके हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो बाइंडिंग मतलब सॉल्यूशन विच हैव टू कंपोनेंट, सॉल्यूशन विच हैव टू कंपोनेंट। तो ये कह रहा है अ बाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड A एंड B आर dissolve and form solution सॉल्यूशन का डिफिनेशन ये है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट।
होमोजेनियस होगा मतलब थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा, थ्रू आउट क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो अभी सोल्यूशन कहलाएगा। क्योंकि होमोजेनियस नहीं होगा तो वह क्या कहलाता है, वो मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है, मिक्सचर। अब हम बात करते हैं राउल्स लॉ की, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ की बात करते हैं। राउल्स लॉ क्या कहता है, फॉर अ सोल्यूशन, क्या कहता है बेटा, फॉर अ सोल्यूशन of for a solution of volatile liquids, for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। क्या कह रहा है, for a solution of volatile liquid, ये the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। यानी कितना मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का सोल्यूशन में है वह डिसाइड करेगा कि कितना पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। यानी कि जो दो लिक्विड आपने ए और बी लिया, दोनों को डिसॉल्व कर दिया, तो वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय लिक्विड ए और लिक्विड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी उसका मोल फ्रैक्शन कितना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। वो क्या होता है, वह उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। फिर सुनिए, किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट एनी कंपोनेंट x इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। ठीक, वही कह रहा है कि जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल फ्रैक्शन हो गया, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतना कॉपी कर लिया, इधर कॉपी कर लिया, इधर लिखते हैं। ये बहुत समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आगे प्रॉपर्टीज डिसाइड होंगी, राउल्स लॉ पर ही चीजें आगे बढ़ेंगी। तो लॉ आपको समझना चाहिए, उसको हम आगे यूज करेंगे। देखिए, यानी हम दो कंपोनेंट लिए तो फॉर कंपोनेंट ए क्या हुआ, यानी पी ए क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट ए इज प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स ए या काई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और यदि इसको हम हटाएंगे बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो होता है पी नॉट ए एक्स ए। बहुत ध्यान समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका जो पी नॉट ए है वो क्या है, वो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा वेरी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर वेरी होगा तो प्रेशर वेरी हो जाएगा। पी ए क्या है, पी ए सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ ए है, यानी ए और बी का सोल्यूशन, उसमें ए कितना प्रेशर लगा रहा है बेटा, ये कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, वो प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा तो आपका इक्वल टू साइन आया, तो ये कांस्टेंट आ गया पी नॉट ए। वो क्या है, वो है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एट वेपर ऑफ प्योर कंपोनेंट। क्या है, प्योर लगा था, कंफ्यूजन ना रहे, प्योर कंपोनेंट यानी सोल्यूशन नहीं है ये, प्योर कंपोनेंट ए का है। और एक्स ए क्या है, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन। थोड़ा बोर मत होइए, बस थोड़ा उधर रखिए, रिलेशन बन आने वाला है, कैसे वो रिलेशन बन जाएगा वैसे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये यदि उसी तरह बात करें कंपोनेंट बी के लिए, फॉर
कंपोनेंट बी, यदि कंपोनेंट बी की बात करें तो पी बी यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, वो होगा आपका पी नॉट बी आई बी। कोई दिक्कत यहाँ समझने में भाई? ये है गैस ए द्वारा क्रिएट किया हुआ वेपर प्रेशर है, या गैस बी द्वारा क्रिएट किया हुआ वेपर प्रेशर है। यहाँ पी नॉट बी क्या है, ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, और ये एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ये क्या पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एट सेम टेम्परेचर, और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आपको एक लॉ सुना होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो क्या कहता है, उसका कहना क्या है कि किसी भी यदि हम वेसल में दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग, ये सब टर्म सुन लीजिए, दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस लेते हैं, क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर की बात है तो गैसेस बात है, गैसेस लेते हैं, तो टोटल प्रेशर जो होगा वह इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट का सम होगा। क्या होगा, लिए यदि किसी वेसल में दो या दो से ज्यादा नॉन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, किसी वेसल में दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस ली जाती हैं, तो जो उन गैसेस का टोटल प्रेशर होगा वह ईच कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। क्या होगा, उन सब जो इंडिविजुअल गैसेस है उनको वो जो इतना पार्शियल प्रेशर क्रिएट करेंगे उसका सम जो होगा वह टोटल प्रेशर होगा। तो वही यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, हम लिख दे रहे हैं, टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज, in the container will be the sum of the partial pressure of the components of solution। यानी जो P टोटल होगा, पी ए प्लस पी बी। कोई दिक्कत भाई? दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी से मिलकर बना है सोल्यूशन। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, कंपोनेंट ए के द्वारा लगाया गया पार्शियल प्रेशर प्लस कंपोनेंट बी के द्वारा लगाया हुआ पार्शियल प्रेशर। और आपको ये पता है, फॉर बाइनरी सोल्यूशन एक्स यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यदि हम एक्स ए करें तो उसको उधर जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, ये बहुत सिंपल है। यदि एक से दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सबके मोल फ्रैक्शन का सम जो होगा वो इक्वल टू 1 ही होगा। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हो, सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम इक्वल टू क्या होगा, 1 होता है। ये बात क्लियर है। तो अब हम पी टोटल को लिखते हैं बेटा, तो पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। या इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। कैसे किया बेटा, देखिए इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या ये है तो यहाँ पे एक्स बी कॉमन ले लेंगे तो पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हो जाएगा। तो कॉपी कर लिया बेटा, ये कॉपी कर लिया आपने। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है यह पी टोटल का। तो इस पर क्वेश्चन कभी पूछ सकता है बेटा, आपको दो कंपोनेंट देगा जिसका प्योर स्टेट में आपको वेपर प्रेशर बता देगा, अमाउंट बता देगा, और आपको टोटल वेपर प्रेशर पूछता है।
तो इस पर बड़ा कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी एक कंपोनेंट का और उसके बाद इस फॉर्मूले में यूज कर लेना है, ठीक है, ओके। या इसको आप ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं, या इसको सिंप्लीफाई करें तो ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यह रिलेशन है जिसका आपको यूज करके सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आपको बता देना। क्या करना, टोटल वेपर सोल्यूशन बता देना। इसलिए कॉपी कर लीजिए। लेक्चर बड़ा थोड़ा लेंथी है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। आपको इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है तो बोरिंग सा लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसको आप पूरा देखिए। और सबसे खास बात क्या बेटा, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं तो कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। देखिए आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया, राउट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, तो अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, डिस्कस हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड लिक्विड के सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वोलेटाइल लिक्विड, इसका वेपर प्रेशर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी के वेपर प्रेशर पर सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड है। तो उसी बात करेंगे हम लोग। तो वेपर प्रेशर बहुत जरूरी है जानना, जितना आपको पढ़ाया गया उतना आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।